But today we will discuss about the 3 hinge arch. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि 3 hinge arch and 2 hinge arch में डिफरेंस क्या है. As the name suggests, 3 hinge arch there is a 3 hinge and 2 hinge arch there is a 2 hinge. Apart from them, 3 hinge arch is a determinate structure and 2 hinge arch is indeterminate structure. Why? And हमें ये भी पता है कि determinate और undeterminate structure होता क्या है, in which the number of equivalent are enough for the find out the unknowns, that is determinate structure, and indeterminate structure in which the number of equivalent are not enough for find out the unknowns. Unknowns means like the reactions on a particular beam or structure, that is the indeterminate structure. So type of 2 hinge arch is circular and parabolic. In the circle there is one property that we have to remember, the property of circle. अगर कोई कोड है L स्पैन की, L लेंथ की कोड है, सर्कल को कट कर रही है, कोड आप जानते होंगे, तो वहाँ से हम एक रिएक्शन एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं. वो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड L/2 और राइट हैंड साइड L/2 का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी इक्वल टू द हाइट जो कोड की एक पॉइंट से है नीचे से बॉटम से h और 2r मतलब डायमीटर में से वो h माइनस करना, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ओके, तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, दैट इज L स्क्वायर अपॉन में 8h प्लस h/2. इन द केस ऑफ पैराबोलिक आर्क हमें पैराबोलिक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी. वो 2 hinge arch में आपने सीखा है कि पैराबोलिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे पैराबोलिक इक्वेशन आपने ये सर्वे में भी यूज़ की हुई है जब हम सबमिट कब वैल्यू कब निकालते हैं इन द अपने हाईवे में. ओके, तो पैराबोलिक इक्वेशन आपकी क्या है, दैट इज़ y इज इक्वल टू 4hx ओवर में L स्क्वायर इंटू L माइनस एक्स. एक्स को आप अंदर भी लिख सकते हैं. तो ये बेसिकली दो प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल और एक पैराबोलिक आर्क इक्वेशन. ओके, तो ये हम एक 3 hinge arcs लेते हैं, लाइक A सपोर्ट है, B सपोर्ट है और C इज़ द मिड पॉइंट, मतलब मिड हिंज जिसका हाइट है कैपिटल, जिसकी जो राइज दे रखा है वो h दे रखा है और टोटल डिस्टेंस L है. और एक D हमने पर्टिकुलर पॉइंट लिया है जहाँ पे हमें मान लो रिएक्शंस निकालनी है, जहाँ पे मान लो हमें लोड मतलब मूवमेंट निकालनी है, कोई पर्टिकुलर लोड आ रहा है, पॉइंट लोड. वो लोड पॉइंट लोड भी हो सकता है, वो लोड UDL भी हो सकता है. ठीक है, तो D पॉइंट पे हमें वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकालनी है. तो वो मैंने D पॉइंट ले लिया है, हैविंग द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द A पॉइंट एंड द राइज इज y. तो हम पैराबोलिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है जी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर होती है. a इज़ ए कॉन्स्टेंट, x का पैराबोलिक इक्वेशन है तो पैराबोलिक कंपोनेंट भी तो होगा. तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपन में y इज इक्वल टू ए, वेयर a इज द कॉन्स्टेंट. ये कब होगा, जब हम c को ओरिजन लेंगे, मतलब हम क्राउन को ओरिजन ले रहे हैं. ओरिजन मीन्स 0,0. ओके, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में y इज इक्वल टू ए. इतना तो आपको सबको पता ही होगा. तो यहाँ पे जब मैंने c को 0,0 लिया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट y हो गया, और ये मिड पॉइंट है L/2 पे. तो अब हम x भी जानते हैं और y भी जानते हैं. y की वैल्यू क्या है, h है, और x की वैल्यू कितनी है, L/2. मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट एक पर्टिकुलर सपोर्ट से कितना दूर है, वो हमारा है L/2. तो हम उस पैराबोलिक इक्वेशन में जो हमने अभी देखी है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर होता है या एक्स स्क्वायर अपॉन में y इज इक्वल टू ए होता है, तो वहाँ पे हम x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो वहाँ पे अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी L स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में h. ओके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में y इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू h. ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमें एक जनरल इक्वेशन मिल गई. इस इक्वेशन में हम पॉइंट्स को भी कंसिडर करेंगे, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट. तो हम देखते हैं ये कब था, ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब एंड पॉइंट्स आर द सेम लेवल. भाई A और B दोनों ही सेम लेवल पे हैं, मतलब कोई जो राइज है h है वो हमारा सेम है. अगर हमारा एंड पॉइंट डिफरेंट लेवल पे हो, मतलब A1 है h1 हाइट पे, A2 है h2 हाइट में, लाइक इन दिस फिगर हम यहाँ देख सकते हैं. देखिए A पॉइंट क्राउन से कितना है h1, B पॉइंट क्राउन से कितना है h2, और डिस्टेंस कितना है हॉरिजॉन्टल L1 एंड L2. तो उस केस में हम इस इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है. इस इक्वेशन को कंसीडर करो, जनरल इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में 4h, और एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो एक्स बाई रूट ऑफ वाई कॉन्स्टेंट कर सकते हैं. अभी इसी इक्वेशन को ए पॉइंट और बी पॉइंट में अप्लाई कर दो. एक्स की वैल्यू कितनी है L1, वाई की वैल्यू कितनी है h1,
अगेन बी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू L2, वाई की वैल्यू कितनी है H2। तो ये दोनों जब हम पॉइंट यहाँ पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी L1 अपॉन में रूट ऑफ H1 दैट विल बी इक्वल टू L2 अपॉन में रूट ऑफ H2। और हम दोनों इक्वेशन को जब जमा कर देंगे, जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे तो L1 प्लस L2 इज डिवाइडेड बाई एच रूट ऑफ H1 प्लस H2, ये मेन इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम L1 निकाल सकते हैं, ये H1 रूट ऑफ H1 वहाँ चला जाएगा, L2 निकाल सकते हैं, रूट ऑफ H2 वहाँ चला जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास निकल के आएगी ये L1 इज इक्वल टू L रूट ऑफ H ओवर में H1 प्लस रूट ऑफ H2, और L2 आ गया L रूट ऑफ H2 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, जैसे L1 वाला कंपोनेंट होगा तो ऊपर H1 आएगा, L2 वाला कंपोनेंट होगा तो ऊपर H2 आएगा, H2 वाला कंपोनेंट आएगा। ओके, तो L1 L2 हम ये निकाल सकते हैं कब, जब पॉइंट डिफरेंट थे, और जब पॉइंट सेम थे तो फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में एच, ये आप जान चुके हो। ठीक है, जब पैराबोला सेम एंड पे, सेम लेवल पे है और डिफरेंट लेवल पे है। अब हम स्टैटिक लोड की बात करते हैं। किसी भी 3 इंच स्ट्रक्चर पे हमने कोई ऊपर से लोड लगाया है, वो लोड कितना है W1 W2 और एक UDL भी लगा रहा है W पर मीटर के हिसाब से, और ये आर्क है 3 इंच जिसमें दो हिंज A पॉइंट पे B पॉइंट पे और तीसरा हिंज C पॉइंट पे है। अब यहाँ पे हमारे प्लस पॉइंट क्या है कि 3 इंच आर्च में तीसरे हिंज के कारण जो प्लस पॉइंट आ रहा है वो ये है कि सपोज मेरे पास अननोन रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं। समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और जितने भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर समेशन ऑफ मोमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट जितनी भी आ रही है दैट विल बी इक्वल टू 0। यही तो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ एच और एम ऑफ ए और बी। अब सी पॉइंट पे यहाँ पे एक तीसरी इक्वेशन निकल के आएगी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हिंज पॉइंट के ऊपर हमारा मोमेंट 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी निकल के आएंगी, तो मतलब अभी हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 ना होते हुए 4 होंगी। चौथी इक्वेशन कहाँ से आएंगी, वो आएगी सी पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हियर फाइनली 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल टेक प्लेस। ओके, चौथी क्यों आई वो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि वर्टिकल लोड तो लग रहा है बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा। अच्छा, एक पॉइंट समझना यहाँ पे कि जो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपको दिख रही होंगी, वर्टिकल तो समझ आता है कि हाँ भाई लोड आया और नीचे से ऊपर चलेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन आपको इनवर्ट दिख रहा है। देखिए एच ए और एच बी की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट दिख रही है। इसका मीनिंग क्या है, जैसे ही लोड ऊपर से बढ़ेगा ना तो ये जो आर्क बनी हुई है ये आर्क सीधी होने की कोशिश करेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन बनने की कोशिश करेगी। अभी आपको ये पैराबोलिक या सर्कुलर जो भी आर्क है, ये आर्क आपको दिख रही है, ऊपर से जब आप इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो ये खींचेगा, सीधा होगा, और सीधा होने के लिए रेजिस्टिंग कंपोनेंट कौन से होंगे, उसको उल्टा दोबारा वैसी शेप में लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है आपकी इनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 कंपोनेंट हमारे 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आ गई। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारी यहाँ नहीं लगेगी। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हमारी इक्वल हैं एच ए और एच बी, तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सिर्फ 3 ही यूज़ करेंगे। कौन कौन सी, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस के कारण और मोमेंट ए और बी के कारण और मोमेंट सी के कारण। तो हमारी 3 इक्वेशन आएगी। कौन सी इक्वेशन नहीं आई यहाँ पे नहीं आई हमारी समेशन ऑफ एफ आई, दैट विल नॉट कम। ओके, तो ये समझ आ गया। और ये अभी मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इनवर्ड क्यों है, क्योंकि सभी लोड इसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, खींच देंगे आर्क को, बट आर्क दोबारा अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की रिएक्शन इनवर्ड है। ठीक है, अब हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट डी लिया है यहाँ पे, तो डी पॉइंट पे हम देखते हैं क्या क्या पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तो पड़ेगा नहीं, नॉर्मल थ्रस्ट पड़ेगा, एक वर्टिकल शेयर पड़ेगा और एक हमारा रेडियल शेयर पड़ेगा। समझ आ रहा है, मतलब अगर मैं डी पॉइंट लूँ, इस डी पॉइंट पे एक वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल शेयर जिसको बोलते हैं, एक नॉर्मल शेयर कौन सा होता है जो इसके परपेंडिकुलर आएगा, और एक आएगा रेडियल शेयर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 शेयर निकल के आएंगे। ठीक है, वर्टिकल शेयर, रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट। ओके, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा, मैंने सेक्शन कट कर लिया डी पॉइंट के ऊपर। देखिए अब ध्यान से, डी पॉइंट के ऊपर मैंने सेक्शन कट किया। ए पॉइंट पे आपको रिएक्शन दिख रही है वर्टिकल वी ए और हॉरिजॉन्टल एच ए, और डी पॉइंट पे आपको केबल के अंदर से एक नॉर्मल थ्रस्ट मिल रहा है जिसको मैंने कैपिटल एन माना है, और इसी पॉइंट पे एक एच का कंपोनेंट बैलेंस करने के लिए
जो नीचे एच ए पड़ रहा था उसको बैलेंस करने के लिए एच यहाँ पे पड़ा, और फिर एक मेरा लोड के कारण वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वी आ गया, और एक मेरा क्यू आएगा। क्यू क्या है? रेडियल शेयर है। तो यहाँ पे थीटा एंगल ऐसे बनते हुए आपको ये 4 कंपोनेंट दिख रहे होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको W1 दिख रहा है क्योंकि लोड हमारा डी में W1 ही आ रहा है साइड में। कैसे देख लीजिए इसमें, देखिए डी पॉइंट की इधर मेरा W1, ये W1 थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ओके, तो यहाँ पे W1 लोड आ रहा है। कितने भी हो सकते हैं लोड, तो कोई लाइव लोड है वो कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं, मतलब रिएक्शंस निकलेंगे। तो एन का कंपोनेंट मैं थीटा के रिस्पेक्ट में ब्रेक करूँगा तो एक तरफ आएगा क्या भाई, एन तो मुझे निकालना ही है, और मुझे क्या निकालना है? क्यू। क्यू है रेडियल शेयर, और एन है हॉरिजॉन्टल सॉरी परपेंडिकुलर थ्रस्ट। ओके, क्यू हमारा क्या है? रेडियल शेयर, और एन हमारा क्या है? नॉर्मल थ्रस्ट। तो एच वाला कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा, थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो एच कोस थीटा एंड एच साइन थीटा। वैसे ही वी का क्या आएगा? वी कोस थीटा एंड वी साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको बनाने आते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एन की रिएक्शन क्या रहेगी। एन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल में लूँ तो मेरा एन वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? ये मेरा बनेगा वी ऑफ साइन थीटा प्लस में एच ऑफ कोस थीटा। ये दोनों कंपोनेंट इस एन के अकॉर्डिंग आएंगे। वैसे ही क्यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वी कोस थीटा माइनस में एच साइन थीटा, क्योंकि पहले तो रिएक्शन एन के रिस्पेक्ट में तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए प्लस हो गया, क्यू के रिस्पेक्ट में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इसलिए माइनस हो गया। समझ आया? तो थोड़ा बहुत हम क्लियर कर देंगे हमारा जो आगे न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल देखते हैं सबसे पहले। ये 3 इंच आर्क्स दे रखी है, सर्कुलर आर्क्स दे रखी है, और क्राउन दे रखा है, क्राउन पॉइंट भी है उसमें, और 40 मीटर की स्पैन दे रखी है। सेंट्रलाइज 8 मीटर का है, 40 मीटर की स्पैन, सेंट्रलाइज 8 मीटर का। कैरीज ए यूडीएल ऑफ 20 किलोमीटर ओवर द लेफ्ट ऑफ द स्पैन। सिर्फ लेफ्ट पोर्शन पे 20 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल है, ठीक है। और एक लोड है 100 किलोमीटर का कंसनट्रेटेड लोड राइट ऑफ द क्वार्टर ऑफ द स्पैन। भाई टोटल 40 मीटर की थी, लेफ्ट वाले 20 मीटर पे यूडीएल आ गया, और राइट वाले 20 मीटर के क्वार्टर पे मतलब चौथे हिस्से पे, तो 10 मीटर पे हमारा 100 किलोमीटर हो गया, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द रिएक्शंस एट सपोर्ट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर फ्रॉम 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट मतलब ए पॉइंट से 10 मीटर सपोर्ट पे हमें डी पॉइंट लिया था, उस डी पॉइंट पे नॉर्मल थ्रस्ट, शियर कंपोनेंट और रिएक्शंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, बिल्कुल ईजी है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी, क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट और ये हमने रिएक्शंस निकालनी है, तो वी के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट ले लेते हैं बी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले वी ए कितना घूमेगा? 40 घूमेगा, तो वी ए इंटू 40 कर लिया। अब यू डी एल कितना है? 20 गुना में 30, तो वही मैंने यहाँ किया। और पॉइंट लोड कितना है? 100 इंटू में 10 एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शंस नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी ए की कंपोनेंट निकल गया 325 किलोमीटर, ठीक है। अब सारे वर्टिकल फोर्स को इक्वेट कर देंगे, ये आप एस एफ डी बी एम डी में कर चुके हो कैसे रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वी ए वी बी, दो ही वर्टिकल कंपोनेंट लिख रहे हैं। ऊपर से लोड कितना आ रहा है? एक तो यू डी एल आ रहा है 20 का, और एक 100 किलोमीटर पॉइंट लोड आ रहा है। तो 100 तो एज इट रहेगा, यू डी एल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 गुना में 20 कर दिया, तो वी बी की वैल्यू आ गई 175 किलोमीटर। तो वी ए और वी बी दोनों आ गई, ठीक है। अब हमें तीसरी रिएक्शन देखनी है, सी पॉइंट के अकॉर्डिंग हिंज है, तो सी पॉइंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट इक्वेशन 0 करेंगे, क्योंकि ये तीन ही तो हमें रिएक्शन देखनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लोड आ नहीं रहा तो वर्टिकल आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है दोनों, तो मूवमेंट हम लेंगे। तो सी के अकॉर्डिंग मूवमेंट ले लेंगे। तो वी पी वाला कंपोनेंट आप जानते हैं, वी बी गुना में 20 हो गया, माइनस में 100 गुना में 10 हो गया, और माइनस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है एच गुना में 8। 8 क्यों आया? क्योंकि सेंट्रलाइज कर रहा है 8 मीटर का। तो यहाँ से मेरे पास वी बी भी है और वी बी है, तो एच अननोन है, तो एच मेरा आ जाएगा 312.5 किलोमीटर। तो मैं इस फॉर्मूले में, इस डायग्राम में देखूँ तो मेरे पास एच आ गया, वी ए और वी बी आ गया, समझ आया, ठीक है। अब हम शेयर वगैरह की बात करेंगे, तो उससे पहले हम रिएक्शन की सर्कल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो सर्कल की प्रॉपर्टी ये क्या कहती है? एच इंटू 2r माइनस एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहाँ पे मेरे पास एच की वैल्यू कितनी है? राइज दे रखा है, सेंटर को 8 मीटर दे रखा है, एल की वैल्यू कितनी है? 40 मीटर की स्पैन है। तो मैंने सारी वैल्यू पुट करी, तो मेरे पास रेडियल आ गया, रेडियस कितना आ गया? रेडियस आ गया 29 मीटर मेरा रेडियस आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, देखो ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल बहुत जरूरी है यूज़ करनी है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल यूज़ कर रहे हैं, जब पैराबोलिक आर्क की तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर द स्लोप्स कंसीडर, अब देखो मेरे पास आर भी आ गया, एच भी आ गया, वी और वी भी आ गया। अब हम ध्यान से इस जो मैंने ट्रायंगल बना रखी है, इस ट्रायंगल को देखिए आप। सेंटर पे पॉइंट आ रहा है, डी पॉइंट से मैंने सेंटर को कनेक्ट किया है, और डी से ही मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है, जो मेरा कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ पे थीटा बना रहा है। और आप ये आप जानते हो जो ट्रायंगल बन रही है, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट
परपेंडिकुलर होता है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ तो थीटा क्या करूँगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, थीटा कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय रेडियस। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए ध्यान से, देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना बचा था, क्योंकि डी पॉइंट मेरा 10 मीटर है लेफ्ट से, तो मिड में से कितना बच गया, 10 ही बच गया, क्योंकि मिड पॉइंट कितना है 20 मीटर पे था। तो 10 अपॉन में आर किया तो थीटा आ गया मेरे पास 20.71 डिग्री। ठीक है। और अब मैं अगर शेयर फोर्स निकालना चाहूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सिर्फ लेफ्ट बीम में देखना है, वी ए ऊपर चल लग रहा है और ऊपर से ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लगेगा, ऊपर से जो लोड आ रहा है 20 गुना में 20, ये लगेगा कहाँ पे, 10 मीटर पे लगेगा। तो वही करना है, ऑल द वर्टिकल फोर्सेस माइनस माई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो डी पॉइंट के ऊपर मेरा अपना वर्टिकल शेयर भी आ जाएगा, और कितना आएगा 325 माइनस में 200, 125 किलोमीटर। अब हम नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर जानते हैं फॉर्मूला, वी साइन थीटा प्लस एच कोस थीटा, वी कोस थीटा माइनस एच साइन थीटा। थीटा हम निकाल चुके हैं, वी हमें पता है, एच हमें पता है। तो सारी वैल्यू पुट करके नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल थ्रस्ट, रेडियल हमें यहाँ मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल थ्रस्ट या नॉर्मल शेयर और रेडियल शेयर दोनों हमें मिल गया। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की बात करें हैं, दूसरा न्यूमेरिकल की, ये हमें एक हिंज दे रखा है जो पैराबोलिक है, पैराबोलिक हिंज दे रखा है। और एक अच्छी बात ये है कि इसमें भी हमारा कंसेप्ट डिफरेंट लेवल वाला भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सपोर्ट डिफरेंट लेवल के ऊपर लाई कर रहे हैं। दे रखा है कि H1 का डिस्टेंस 5 मीटर है, H2 का 3 मीटर है, और ए और बी कोई पॉइंट दे रखा है, ऊपर से 30 किलोमीटर का लोड लग रहा है यूडीएल लेफ्ट ऑफ द बीम पे, और टोटल डिस्टेंस दे रखा है 40 मीटर का बीम। ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि L1 L2 नहीं क्या होगा, क्योंकि उस केस में तो L1 और L2 20-20 मान लिया था, बट यहाँ पे लेवल डिफरेंट है तो L1 L2 से अलग अलग आएगा। वही हमें आके करना है। तो सबसे पहला वही हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो x के ऊपर में y इज इक्वल टू ए, वेयर a इज ए कॉन्स्टेंट। और ये हम अच्छे से करके आए कि दोनों पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो कि L1 इज इक्वल टू L रूट ऑफ H1 अपॉन में रूट ऑफ H1 प्लस H2, और L2 इज इक्वल टू L इंटू रूट ऑफ H2 डिवाइडेड बाई H1 प्लस रूट ऑफ H2। तो ये हमने फॉर्मूला देखा। तो यहाँ पे H1 जानते हैं, H2 जानते हैं, L1 नहीं पता, बट टोटल कैपिटल L पता है। तो L1 यहाँ पे निकल गया 225 एक 22.54 मीटर, और L2 हो गया 17.46 मीटर। ठीक है। 17.46 मीटर L2 आ गया, L1 कितना आ गया 22.5 मीटर। ये हमारा L1 L2 निकल गया। अब हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लेनी है। तो मूवमेंट हमारा एक हिंज पॉइंट C तो होता है। C क्यों लिया, क्योंकि मैंने C ओरिजिन ले रखा है। पैराबोले के केस में मैं C पॉइंट ओरिजिन लूँगा, तो वहाँ से मुझे रिएक्शंस निकल के आएंगी। VB गुना में 17.46 इज इक्वल टू H गुना में 3। ठीक है। तो H इज इक्वल टू मेरा आ गया इन द फॉर्म ऑफ VB 5.82 इंटू में VB। अब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट या तो A के अकॉर्डिंग या B के अकॉर्डिंग मोमेंट को इक्वेट, समेशन ऑफ मोमेंट को जीरो के इक्वेट करवा दूंगा। तो मैं रिएक्शंस वही हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। जितना भी SFT BMD का कंसेप्ट है वही यहाँ लग रहा है, बस थोड़ी बहुत रिएक्शंस याद रखनी है आपको, इक्वेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, एक थर्ड और एक सेकंड। तो फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड वी विल गेट द VB और H, और VB और H आ गए तो V हम अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर से लोड पड़ कितना रहा है, सिर्फ 30 पड़ रहा है। कितनी बीम के ऊपर, L1 वाले पोर्शन के ऊपर। तो 30 इंटू L1 माइनस में VB किया तो VA भी आ गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब लेफ्ट पोर्शन ऑफ द इज ए पैराबोलिक ऑफ स्पैन। अभी हमें ये नहीं पता कि ये पैराबोलिक स्पैन है या नहीं है। तो मैंने लेफ्ट वाला पोर्शन जो मेरा L1 था, उस L1 को मैंने पैराबोला माना। तो L1 को मैं कंप्लीट बनाने के लिए क्या करूँ, उसका ट्वाइस कर दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे L डैश देखिए मैंने क्या किया है, L डैश किया है 2 गुना में 22.54। वो क्यों किया, क्योंकि मैं अब लेफ्ट वाले पोर्शन को पैराबोलिक मान रहा हूँ, तो राइट हैंड वाला भी सेम मैं पैराबोलिक मान के चलूँगा। तो टोटल डिस्टेंस मुझे पता लग गया 45.808 आएगा। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, 4H ओवर में L स्क्वायर इंटू में L डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो नीचे ओवर में नीचे जो L रहेगा वही हमारा इधर L रहेगा। तो यहाँ पे हम L 40 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, 14 लिखेंगे। 40 हम सर्कुलर में लिखेंगे। ठीक है। बट यहाँ पे हमारा पैराबोलिक की केस है, तो पैराबोला अभी हम देखेंगे कि पैराबोला कितना पड़ रहा है। आप राइट हैंड साइड से भी बना सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी बना सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से L डैश की वैल्यू टोटल कंप्लीट निकाली, 2 इंटू में 22.54, तो मेरा L डैश आ गया। तो Y की इक्वेशन यहाँ पे निकल के आई 4H ओवर में L डैश स्क्वायर इंटू में L डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता है, मतलब क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे मैंने H की वैल्यू 5 मीटर रख दी, और Y की फॉर्म में हमें X की फॉर्म में Y का
वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 15 मीटर डिस्टेंस पे निकालना है। देखिए डी पॉइंट आपका 15 मीटर में है, तो मैं एक्स में 15 वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा वाई आ गया 4.44 मीटर। मतलब डी राइज कितना है डी पे 4.4 मीटर का, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 15 मीटर का। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट भी निकाल सकते हैं। मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी रिएक्शन पड़ रही है, वर्टिकल सपोर्ट वी है, कितना गुना घूमेगा 15 गुना घूमेगा। हॉरिजॉन्टल कितना घूमेगा, राइज हमें पता लग गया 4.4, एच इंटू में 4.4, और लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में लोड कितना है ऊपर से आ रहा है, वो 30 आ रहा है। कितने उसके ऊपर, 15 के ऊपर, तो 15 गुना में 15 डिवाइड बाई 2। ये क्यों किया, क्योंकि लोड इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखिए आप ऊपर से जो लोड और जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट था वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, तो इसलिए इसको नेगेटिव किया गया है। और वी ए इंटू में 15 जो कि क्लॉकवाइज घूमी है, इसको प्लस किया गया है। तो यहाँ पे मूवमेंट आ गई मेरी 740 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स क्या होता है, नीचे वाले कंपोनेंट माइनस में ऊपर वाले कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल फोर्स जितने भी आ रहे हैं वो स्पैन के ऊपर, तो यहाँ से मेरा शेयर फोर्स में निकल गया। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स और tan थीटा कितना होता है, वही तो हमारा जो हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला वही तो होता है। तो एल डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी सेम, क्योंकि एल डैश अब मुझे पता है, एक्स भी अब मुझे पता है, और एच भी हमें पता है। तो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और यहाँ से मेरे पास थीटा निकल गया। और थीटा निकलते ही मैं हॉरिजॉन्टल शेयर, नॉर्मल शेयर और रेडियल शेयर का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से वो भी निकाल सकता हूँ। तो अब देखिए ध्यान से, n इज इक्वल टू वी साइन थीटा प्लस में एच कोस थीटा, और q इज इक्वल टू वी कोस थीटा माइनस में एच साइन थीटा। अब हमें v भी पता है, h भी पता है, और थीटा अभी हमने इस इक्वेशन निकाला है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर करके खुद से करने की कोशिश करिएगा। ये बेसिक एक दो न्यूमेरिकल हैं जो आपको करने हैं, बट उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। बस मेक श्योर कि आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस और मूवमेंट लेना आना चाहिए, जो कि आप एफएसएटी और बीएमटी में देख चुके हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।